नमस्कार। संसद टीवी की विशेष प्रस्तुति आपके सांसद में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। अभी हमारे साथ शिमला से सांसद सुरेश कश्यप जी मौजूद हैं। उनका लगातार दूसरा टर्म है। उनसे बात करते हैं उनके अनुभव के बारे में। सर, आप लगातार दूसरी बार शिमला से चुन के आए हैं, कैसे देखते हैं अपने इस कार्यकाल को? 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा जिसके यहाँ पे जनता ने आपको फिर से चुन के भेजा? और बीते एक साल में कौन सी ऐसी अहम योजनाएं हैं, काम हैं जिनके माध्यम से आप अपनी उपलब्धता बताएंगे? सर देखिए, मेरा दूसरा कार्यकाल है और पिछला जो कार्यकाल बीता, मैं केंद्र सरकार का, माननीय मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि जिस प्रकार से उनका निरंतर आशीर्वाद हिमाचल प्रदेश को मिला और मेरे संसदीय क्षेत्र में भी अनेकों विकासात्मक कार्य हुए। मेडिकल डिवाइस पार्क मेरे संसदीय क्षेत्र को माननीय मोदी जी ने दिया। इसके साथ साथ मेरे यहाँ ही बर्फ ड्रग पार्क के लिए उसकी भी स्वीकृति हुई। रेणुका डैम प्रोजेक्ट मेरे संसदीय क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मांग पिछले लंबे समय 1985 से चली आ रही थी, वो केंद्र सरकार ने उसको स्वीकृत करवाया और उसके लिए बजट का प्रावधान किया गया। इसके अलावा सुन्नी डैम प्रोजेक्ट जो हाइडल प्रोजेक्ट बन रहा है, उसके लिए स्वीकृति हुई, आज उसका काम चल रहा है। स्मार्ट सिटी शिमला में बहुत सारे काम पिछले 5 सालों में किए गए और अनेकों संस्थान जैसे कि बहुत सारे IIM हमारे यहाँ जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संस्थान मेरे ही ज़िला में माजरा एक जगह है, वहाँ पर खुला और आज उसका भवन निर्माण का कार्य चला हुआ है। नाहन जो ज़िला सिरमौर में ही आता है, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज दिया गया। इसके साथ साथ एक ग्रीन कॉरिडोर नेशनल हाईवे जो कि पौंटा साहिब, शिलाई और हाटकोटी जो एक मंदिर, वहाँ माता का मंदिर है, हाटकोटी माता का मंदिर है जो एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, उसको जोड़ने वाला ग्रीन कॉरिडोर नेशनल हाईवे जिसका निर्माण का कार्य आज चला हुआ है। पिंजौर से बद्दी, जो बद्दी हमारा इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है, नालागढ़ हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, उसको रेलवे के साथ जोड़ने के लिए उसके धन की स्वीकृति और लंबे समय से जो काम अवरुद्ध था उसको प्रारंभ किया गया। साथ ही साथ पिंजौर से बद्दी नालागढ़ 4 लेन, उसके लिए धन की स्वीकृति करके उसका कार्य भी प्रारंभ किया गया। शिमला के लिए जो 4 लेन परवाणु से बढ़ रहा है उसके कार्य को प्रगति दी गई। तो अनेकों ऐसे विकासात्मक कार्य पिछले 5 साल में हुए। जहाँ तक 5 सालों की बात करें, 5 सालों में निरंतर माननीय मोदी जी का आशीर्वाद हिमाचल प्रदेश को जहाँ मिला, मेरे संसदीय क्षेत्र को भी लगातार उनका आशीर्वाद मिला और उसी का नतीजा है कि मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता ने अपना आशीर्वाद माननीय मोदी जी को दिया और मुझे दूसरी बार सांसद के रूप में देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा। इस बार अगर हम इस साल 1 साल की बात करें तो ये 1 साल भी मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण रहा है। हम जानते हैं 2023 में एक त्रासदी और जिसमें कि बहुत सारा नुकसान मेरे संसदीय क्षेत्र में भारी बरसात के कारण हुआ था। माननीय मोदी जी ने जहां उस समय हमको NDRF की मदद दी, उस एरिया का सर्वेक्षण करवाया और जो बाढ़ और जो आपदा से प्रभावित क्षेत्र था उसके लिए हमको पिछले बजट में एक विशेष आर्थिक पैकेज माननीय मोदी जी ने दिया। हिमाचल प्रदेश को कुल मिलाकर 93,363 प्रधानमंत्री आवास योजना के घर दिए गए और लगभग 4,500 करोड़ की आर्थिक सहायता हमको हिमाचल प्रदेश को विशेष रूप से मेरे संसदीय क्षेत्र में, क्योंकि भारी नुकसान हुआ था, वो हमें देने का काम केंद्र सरकार ने किया। और अभी पिछले दिनों ही मेरे संसदीय क्षेत्र में ही ESIC हॉस्पिटल, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए और क्षेत्र की जनता के लिए, जो कि हरियाणा और हिमाचल की सीमा में कालाअंब में उसको स्थापित किया गया, उसको जहाँ उसकी स्वीकृति हमको मिली, उसके भवन का भी लोकार्पण करके एक बहुत बड़ी सौगात केंद्र सरकार ने हमको दी है। आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें कि केंद्र सरकार के समक्ष मैंने रखे हैं। पौंटा साहिब हमारा जो एक औद्योगिक क्षेत्र है उसको रेलवे के साथ जोड़ने की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र है। माननीय अटल जी ने यहाँ औद्योगिक पैकेज जब हमको 2003 में दिया था, बहुत सारे औद्योगिक इकाइयाँ विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल्स की ओर लगी हैं
और वहाँ अगर रेलवे की सुविधा हो जाएगी तो उस क्षेत्र की जनता को और इंडस्ट्रियलिस्ट को उसका बहुत बड़ा फ़ायदा आने वाले समय में मिलेगा। इसके साथ साथ एक हमारी जो महत्वपूर्ण मांग जो इस बार मैंने रखी है, मैं चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क जो कि रोडू से लेकर कोटखाई होकर राजगढ़ क्षेत्र को जोड़ती हुई फिर नारायणगढ़ और हरियाणा को चली जाएगी, जिसमें 9 विधानसभा क्षेत्र मेरे संसदीय क्षेत्र के 17 में से कवर होते हैं। और ये जो महत्वपूर्ण सड़क है, अगर ये सड़क बन जाएगी, वैसे सड़क बनी हुई है लेकिन इसको डबल लेन अगर कर दिया जाएगा तो जो शिमला का ट्रैफिक है, जो विशेष रूप से जैसा आज का समय है, अब एप्पल का सीज़न शुरू हो रहा है और मेरे संसदीय क्षेत्र में 3 जिला और तीनों जिला में कैश क्रॉप्स होती हैं। सेब के लिए मेरा संसदीय क्षेत्र जाना जाता है। इसके अलावा हमारी जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं, टोमेटोज़ हैं, कैप्सिकम है, या हमारे बहुत सारे किसान बागवान हॉर्टिकल्चर के साथ साथ आजकल फ्लोरिकल्चर का काम भी करते हैं। तो उस दृष्टि से, और लहसुन गार्लिक जो मेरे संसदीय क्षेत्र में भारी मात्रा में पाया जाता है, अगर ये सड़क इसका निर्माण कर दिया जाएगा तो लोगों को शिमला के ट्रैफिक से भी जाम मिलेगा, क्योंकि ये शिमला को बाईपास करती है। और विशेष रूप से सेब के सीज़न में जब शिमला का जो ऊपर का इलाका है, वहाँ से जो सेब आता है वो इसी सड़क के माध्यम से देश की मंडियों में पहुँचता है। तो इस सड़क से बहुत बड़ा लाभ बागवानों को होगा। साथ ही जैसा मैंने कहा कि क्योंकि मेरे यहाँ हॉर्टिकल्चर के साथ साथ एग्रीकल्चर और फ्लोरिकल्चर इसके ऊपर भी लोगों का भारी रुझान है और बहुत किसान बागवान उससे जुड़े हुए हैं, तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से बड़ा फ़ायदा इससे आने वाले समय में होगा। बाकी बहुत सारे दूसरे इशू भी हैं, जैसे नाहन मेडिकल कॉलेज हमारा जो है वो केंद्र सरकार ने हमको स्वीकृत करके दिया, उसके लिए बजट का प्रावधान भी रखा, लेकिन वर्तमान सरकार क्योंकि आज प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की है तो जानबूझकर उसके काम को पिछले 2 साल से लंबित किया गया है और लोगों को जो है बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी शिक्षा अवरुद्ध हो रही है। और इसके साथ साथ जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में कुछ केंद्रीय विद्यालय जिनकी आवश्यकता है, जैसा सोलन में अगर केंद्रीय विद्यालय खुलता है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने तो चलते हुए स्कूल कॉलेजेस को बंद करने का काम किया है, लेकिन आज अगर ये सोलन, विशेष रूप से सोलन शहर में अगर हमको केंद्रीय विद्यालय मिलता है तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ जो शिमला का अपर शिमला, जो कि डोडराक्वार और उत्तराखंड की सीमा, जो रोडू का क्षेत्र है, वो डोडराक्वार का जो क्षेत्र है बहुत दूर पड़ जाता है, उत्तराखंड के साथ जिसकी सीमा लगती है, उस क्षेत्र में भी अगर हमें एक केंद्रीय विद्यालय मिल जाएगा तो निश्चित रूप से उसका भी फ़ायदा मेरे क्षेत्र की जनता को होगा। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे विषय भी हैं, जैसे पासपोर्ट ऑफिस हमारे यहाँ भी शिमला में ही है, दूर का क्षेत्र है, बहुत सारे लोगों को दूर जाना पड़ता है, शिमला पहुंचना पड़ता है, 150 से 200 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। उसकी मांग को भी मैंने रखा है कि नाहन में, जिला सिरमौर में एक पासपोर्ट ऑफिस खोला जाए। ऐसे तमाम इश्यूज़ हैं, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो कि इस वर्ष के दौरान मैंने उनको निरंतर पिछले वर्ष के दौरान उठाने का प्रयास किया। सेब जो आज बाहर से आ रहा है, जो तस्कर होकर आ रहा है, ईरान का सेब या तुर्की का सेब देश में आ रहा है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगे। साथ ही साथ चाइना का जो गार्लिक है, जो लहसुन है, वो नेपाल के द्वारा, नेपाल के रास्ते प्रदेश में आ रहा है, उसको भी बैन किया जाए, क्योंकि उतना उत्तम क्वालिटी का भी नहीं है, बहुत सारी बीमारियां भी आ रही हैं और यहाँ के जो किसान हैं उनका भी भारी नुकसान हो रहा है। तो ऐसे तमाम विषय हैं जिनको लेकर पिछले साल भी मैंने इन विषयों को रखा है और इस साल भी मेरा ये प्रयास रहेगा कि बहुत सारे मेरे संसदीय क्षेत्र के जो मुद्दे हैं, जो जनहित के जो मुद्दे हैं, उनको केंद्र सरकार के समक्ष रखूँगा भी, और मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि उनको पूरा करवाने के लिए भी निरंतर प्रयास करूँ। सर, अगर आपने जिस तरह से अपने क्षेत्र के विकास को लेकर प्रयास किया है, लगातार आपने योजनाओं के बारे में बताया है, किस तरह से अपने क्षेत्र के विकास को लेकर तत्पर हैं, लगातार आपने सभी विषयों को गिनाया, चाहे सड़कों की कनेक्टिविटी की बात हो, रेलवे की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो। ऐसे में जो आपका क्षेत्र है शिमला, वो पर्यटन की दृष्टि से देश के अग्रणी इलाकों में आता है, और वहीं पहाड़ी इलाका होने की वजह से, दुर्गम क्षेत्र होने की वजह से कई चुनौतियाँ भी हैं।
विकास भी क्षेत्र का बहुत ज़रूरी है, रोज़गार भी चाहिए। ऐसे में इन सभी दृष्टिकोण से पर्यटन, रोज़गार, चुनौतियाँ, इन सबको देखते हुए आप कैसे देखेंगे कि विकास भी हो, डेवलपमेंट भी हो और आधारभूत संरचना को नुकसान भी ना हो? ऐसे में इन चुनौतियों को देखते हुए विकास को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है? नहीं, देखिए शिमला जो कि एक ऐतिहासिक शहर है और टूरिज़्म की दृष्टि से अगर देखें तो अंग्रेज़ अपनी समर कैपिटल के रूप में उन्होंने इसको विकसित किया था। आज हम देखते हैं कि जिस प्रकार से प्रदेश भर में विशेष रूप से अगर हम बात करें इस बार या 2023 की जो आपदा हिमाचल प्रदेश में आई, जिससे भारी नुकसान 2023 में भी हुआ, 24 में भी हुआ, 25 में भी अभी हम देख रहे हैं कि मंडी ज़िला में भारी तबाही हुई है। तो कुल मिलाकर हमको इस बात की चिंता करने की आवश्यकता है कि विकास बहुत आवश्यक है। हम 2027 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2047 में विकसित राष्ट्र इस देश को बनाना है और विकास के मामले में सभी राज्य आगे बढ़ें, इस बात को भी हमको सुनिश्चित करना है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी अधोसंरचना है या हमारी जो जलवायु है या हमारे जो प्रकृति है, उसको भी संजो कर रखने की आवश्यकता है। जो जिस प्रकार से आज हम देखते हैं विभिन्न प्रकार की जो आपदाएं आ रही हैं, कहीं ना कहीं उसके लिए हम सब भी जिम्मेदार हैं। आज जो नुकसान भारी बरसात के कारण हिमाचल प्रदेश में हुआ है या भी हम देख रहे हैं उत्तराखंड में हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे हम लोग भी जिम्मेदार हैं। आने वाले समय में विकास हो, विकास को जहां तरजीह मिले, साथ ही साथ पर्यावरण को भी बचा कर रखने की आवश्यकता है। और हमारी जो प्रदेश की सरकारें हैं उनको भी इस बात को सुनिश्चित करना है कि हमारे जो वन हैं वो सुरक्षित रहें और साथ ही साथ वनों के साथ साथ जो भी निर्माण के कार्य हों, उन निर्माण कार्य में भी हमारे जो पहाड़ हैं, जो हमारे जंगल हैं, उनका ध्यान रखा जाए और अनावश्यक रूप से पेड़ों का कटान ना हो, ताकि बरसात के कारण जो सॉइल इरोजन हो जाता है और जो बादल फटने की जो घटनाएं हो रही हैं और जिसके कारण भारी जान माल का जो नुकसान हो रहा है, उसको जो है रोका जा सके, ताकि विकास के साथ साथ हमारा जो पर्यावरण है वो भी सुरक्षित रहे और हमारे जो प्रकृति है, हमारे जो ज़मीन और जल है वो भी सुरक्षित रहे, उसके लिए भी हमको प्रयास करना चाहिए। सर, संसद टीवी से बात की और बताया किस तरीके से आप काम भी कर रहे हैं, पर्यावरण की आपने चिंता जताई और विकास के कार्यों को लेकर जो बैलेंस है उसको भी लेकर आपने बातों की। संसद टीवी से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे शिमला से सांसद सुरेश कश्यप जी, जिन्होंने बताया किस तरह से वो राज्य के विकास को लेकर, अपने क्षेत्र के विकास को लेकर तत्पर हैं, केंद्र और राज्य के बीच में कड़ी की तरह काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए। संसद टीवी से सुरेंद्र कुमार।